नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में स्वागत है। भारत रत्न हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पे दिए जाते हैं। कई बार दो भी मिलते हैं, एक बार शेयरिंग बेसिस पे, पर इस बार दो अलग अलग भारत रत्न दिए गए। एक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, अब तो नहीं हैं, उनको मृत्यु के उपरांत कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। इसकी घोषणा 23 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी का उनका जन्मदिन पड़ रहा था। 24 जनवरी 1924 को पैदा हुए थे और 23 जनवरी 2024 को उनको भारत रत्न मिला। दूसरे भारत रत्न की घोषणा 3 फरवरी को हुई। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पे, सोशल मीडिया का जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जिसे पहले ट्विटर बोलते थे, उस पर यह घोषणा की कि राम मंदिर आंदोलन के जनक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने ये सूचना फोन पर आडवाणी जी को दी है। लालकृष्ण आडवाणी का एक अलग योगदान है और कर्पूरी ठाकुर का एकदम भिन्न योगदान था। शायद कर्पूरी जी को देने के पीछे मंशा ये रही होगी, बिहार में जो ओबीसी का समीकरण है, बिहार में जो पिछड़ी जातियां हैं और खासतौर पे अति पिछड़ी जातियां हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उनको साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया होगा। कर्पूरी ठाकुर नाई बिरादरी से आते थे, बहुत सरल, सीधे और बेहद ईमानदार। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि उन्होंने कभी अपना मकान तक नहीं किया, कोई मकान नहीं लिया, यानी मरने के बाद भी उनके पास कोई मकान नहीं था, ना अपने मूल गांव में के क्षेत्र में, उनके अपने शहर में, होम टाउन में, ना ही बिहार की राजधानी पटना में रहे। जबकि वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई उन्होंने ईमानदारी इतनी कि कोई मकान तक नहीं किया। उनका एक बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया था उस समय, यानी जब वो पहले तो 71 में वो रहे थे, जब सम्मिश्र सरकारें थी तब वो मुख्यमंत्री रहे थे। दोबारा जनता पार्टी के आने के बाद वो मुख्यमंत्री हुए, तब उन्होंने आरक्षण दिया और वो आरक्षण भी उसमें मुस्लिम बैकवर्ड्स को शामिल किया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अल्पसंख्यकों का जो ओबीसी क्लास है, हम डर रहता है कि कहीं मुस्लिम चिढ़ न जाएं कि उनके अंदर हम जात बिरादरी की भावना को पनपा रहे हैं, इसलिए लोग कभी भी मुस्लिम ओबीसी के बारे में नहीं बोलते। जबकि फैक्ट है, आंदोलन चले कि मुसलमान भी बैकवर्ड है, मुसलमान भी दलित है, उनके यहाँ भी जाति बिरादरी उसी तरह से है। जो कुछ तो ऐसी जातियाँ हैं जो अपने को हिंदुओं से तुलना की जाए तो ब्राह्मणों के समकक्ष या राजपूतों के समकक्ष या भूमिहारों और बनियों के समकक्ष मानती हैं। दूसरी तरफ वो जातियाँ हैं जो ओबीसी हैं, जो कामगार जातियाँ हैं, जैसे पेशेवर जातियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी जातियाँ उनके यहाँ भी हैं। तो उनको आरक्षण पहली बार कर्पूरी जी ने दिया था। तो इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों को भी उन्होंने समेटा था, इसलिए उनको आरक्षण देने की घोषणा कर्पूरी जी ने की थी। अभी जब बिहार में जाति जनगणना हुई तो उसमें जो सवर्ण आबादी है, खासतौर पर ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार और कुछ अग्रवाल, वो सब 10% में ही निपट गए। कायस्थ भी उसी में आएगा। बाकी सारी जातियों में अधिकतर जातियाँ ओबीसी हैं। 17% मुसलमान हैं, 20% के आसपास दलित हैं, कुछ आदिवासी भी हैं, बाकी सब ओबीसी हैं। इसके पीछे बीजेपी सरकार की मंशा रही होगी कि हम उन जातियों को भी बैलेंस कर लें जो ओबीसी हैं, जो समाज में पिछड़े हुए तबके से आती हैं। लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया है, वो भी अब 100 साल के तो नहीं हुए हैं, लेकिन संभवतः 95-96 साल के हैं और अभी भी जो लोग उनसे मिलते रहते हैं बताते हैं एकदम स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, अपना सारा काम स्वयं करते हैं, चले भी जाते हैं, घूम फिर के भी आते हैं। उनको इसलिए भी दिया गया होगा कि
कर्पूरी जी को एक तरफ तो पिछड़ी जातियों को साथ दिया गया, दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी चूंकि मंदिर आंदोलन के जनक हैं, राम मंदिर आंदोलन के जनक वही हैं, इसलिए सवर्णों को भी खुश कर दिया जाए। शायद इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा हुई। और मोदी सरकार की इस बात के लिए बहुत निंदा हो रही थी कि उन्होंने आडवाणी जी को ताक पर रख दिया है। आडवाणी जी और जोशी जी जो मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर वाले हैं, और उनकी कोई पूछ नहीं हो रही, ना इस समय वो एमपी हैं, वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, जिनकी कोई वक़्त नहीं रह गई है। शायद इसलिए भी दिया गया होगा क्योंकि उसमें मोदी सरकार घिर गई थी। उसको बैलेंस करने के लिए उनको लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा की गई, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम से कम भारत रत्न तो मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, जो पुराने नेता थे, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको मिल चुका है। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी इस तरह से कम यह सम्मान तो उन्हें मिले। लाल कृष्ण आडवाणी ने ही भाजपा को 2 से एकदम से सत्ता पे ला दिया है 1984 में। मजे की बात 1980 में भाजपा का गठन हुआ, और जो चुनाव हुआ 1984 में इंदिरा जी की डेथ के बाद, उसमें बीजेपी को कुल 2 सीटें मिली थी। यानी इसके पहले जो पहला चुनाव कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने फेस किया। इसके पहले तो जनसंघ कहलाती थी, जनता पार्टी में विलय के पूर्व जनसंघ थी, तब भी वो 2 दहाई तक ही पहुंची थी। लेकिन जब वो मंदिर आंदोलन शुरू हुआ 1 फरवरी 1986 के बाद से, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने एक तो आरएसएस के एक जो अनुषंगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने मंदिर आंदोलन को थोड़ा बढ़ाया। और फिर जब वीपी सिंह की सरकार जाने वाली थी और हड़बड़ी में उन्होंने घोषणा कर दी मंडल कमीशन की, तो मंडल के कारण जो आक्रोश बढ़ा था, जो आंदोलन हुआ था, शायद उसको ठंडा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कमंडल आंदोलन शुरू किया था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान यह था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकालने की घोषणा की, और 25 सितंबर 1990 से ये निकली, और ये था कि 28 अक्टूबर 1990 को यात्रा अयोध्या पहुंच जाएगी। 3 दिन पहले ही बिहार में के समस्तीपुर जगह में, समस्तीपुर जो क्षेत्र है, जिला है, उसमें इस रथ यात्रा को रोक करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे, और वो मंडल आयोग के, वो भी जो मंडल चला, मंडल में आरक्षण लागू हुआ, उसके एक वो बड़े नेता थे। वीपी सिंह ने घोषणा की और उसको बिहार में उन्होंने उसे और फैलाया। तो इसकी प्रतिक्रिया सवर्णों में बहुत ज़्यादा हुई। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कार सेवक पहुंचे उसके बाद अयोध्या में। तब यूपी में मुलायम सिंह सरकार थी, गोली कांड हुआ, कोई 40 के आसपास कार सेवक मारे भी गए। लेकिन यह है कि अयोध्या में मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद एकदम से तेजी से बढ़ती गई। 1989 के चुनाव में उसे 120 के आसपास या 120 के आसपास सीटें थी, लेकिन 91 में सीटें बढ़ी और उत्तर प्रदेश की उसकी पूर्ण बहुमत में सरकार बन गई। तब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी शरीक था, और 25 सीटें होती थी, उसमें उसको 213 सीटें मिली थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, यानी उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनी। उत्तर प्रदेश उस समय उत्तर प्रदेश से 85 लोकसभा सीटें आती थी, सबसे बड़ा राज्य था। इस समय 80 हैं उत्तराखंड के अलग होने के बाद। 1996 में जब यह तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिल गई, सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, तब राष्ट्रपति ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही बुलाने का फैसला किया। आडवाणी जी पीछे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी गए और वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो सरकार 13 दिन बाद गिर गई, लेकिन जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी बाद में, जनता दल जिसे कहा गया, वो सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली। उसके 11 महीने के 2 प्रधानमंत्री हुए, पहले देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद वो सरकार गई, फिर चुनाव हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन जो था एनडीए कुल मिलाकर के, यानी जो उसके दल थे, वो सब मिला के बहुमत में आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से
प्रधानमंत्री बन गए। पहले 13 महीने की 13 दिन की थी, फिर 13 महीने सरकार चलने के बाद कुछ दल उनसे अलग हो गए, खासतौर पर जयललिता। अलग होने के बाद सरकार फिर गिर गई, तो फिर चुनाव हुए 1998 के लास्ट 1999 में। उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन यानी जो एनडीए था, उसके जो सम्मिलित दल थे, वो सब मिला के बहुमत में आ गए। इस बार जयललिता के बजाय करुणानिधि उनके साथ आए, डीएमके के उनके साथ आए, और वो सरकार पूरे 5 साल चली। इस तरह 3 बार भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में रही, पर तीनों बार बहुमत में नहीं आई। यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं थी, राष्ट्रीय जो उनका एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो जरूर बहुमत में था। उसके बाद फिर यूपीए यानी जो कांग्रेस के नेतृत्व में बना था यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वो सरकार से आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2 साल ये कांग्रेस की यूपीए सरकार रही। 2014 में फिर से चुनाव हुए। इस दौरान राम मंदिर आंदोलन काफी तीव्र करना चाहिए, तेजी से और तेजी को बढ़ता था, तीव्रतर होता गया। और इस जाहिर है इस बार भी जनक लालकृष्ण आडवाणी थे, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे। लालकृष्ण आडवाणी के साथ दिक्कत ये थी कि लालकृष्ण आडवाणी को लगा था कि उनके साथ देश की जनता नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए जो बाकी गठबंधन के दल हैं वो उसको मदद नहीं करेंगे। मजबूरी में उनको अटल बिहारी वाजपेयी को कमान सौंपनी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी उदार चेहरे वाले थे, जो दूसरे दल थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करते थे, जो उनके विरोधी थे वो भी एन के एन प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी को ठीक मानते थे कि ये कट्टरपंथी नेता नहीं है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को पूरी ताकत लगाने के बाद भी उनके हाथ में कमान नहीं आई। एक बार तो उन्होंने दुखी होकर यहां तक कह दिया था, काश सिंध प्रांत हिंदुस्तान में होता, बजाय पाकिस्तान में जाने के भारत में होता, तो एक उनको बेस मिलता कि एक उनका अपना वोट बैंक होता। 2009 के चुनाव में, 2004 के चुनाव में तो बीजेपी हारी ही, जब कमान ये माना गया था कि इस बार अटल बिहारी वाजपेयी के बजाय लालकृष्ण आडवाणी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा हार गई। उसकी सीटें कांग्रेस से थोड़ी कम रही, करीब 7-8 सीटें कम थी। फिर 1999 के चुनाव में 2004 के चुनाव में तो थोड़ा कम रही, 2009 के चुनाव में और भी कम हो गई, और कांग्रेस को 200 सीटें आई, और उसका जो गठबंधन था यूपीए वो बहुमत के साथ आ गया। लेकिन 2014 के चुनाव में उल्टा हो गया। 2014 के चुनाव में आते आते लालकृष्ण आडवाणी की उम्र काफी हो गई थी, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को कमान सौंपी गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बहुमत में आ गई, उसको कोई 273-74 सीटें मिल गई, और जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल था एनडीए, उसको तो और ज्यादा 300 से ऊपर सीटें मिली। पहली सरकार चली, उसी समय यह मान लिया गया था अब लालकृष्ण आडवाणी रिटायर हो गए। उसमें लालकृष्ण आडवाणी को टिकट भी नहीं दिया गया था, और मुरली मनोहर जोशी को टिकट मिला था कानपुर से, वो लोकसभा के चुनाव जीत गए आए थे, लेकिन उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया था। माना गया था कि अब ये बहुत ज़्यादा उम्रदराज हो गए हैं, इसलिए इनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। तो दोनों नेता मार्गदर्शक मंडल में चले गए। 2019 के चुनाव में तो मुरली मनोहर जोशी को भी टिकट नहीं मिला। वो दोनों नेता यानी आडवाणी जी और जोशी जी दोनों मार्गदर्शक मंडल में रहे, और ये उनके समर्थक, खासतौर पर आडवाणी और जोशी के समर्थक मानते थे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो भाई अब इन लोगों को बिल्कुल नहीं चलने देंगे। वैसे भी ये माना जाता था कि नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के शिष्य हैं, उन्होंने अपने गुरु को पटकनी दे दी है, तो वो तो बाहर हो गए। पर 2024 का चुनाव निराते कम से कम ये कर दिया गया कि लालकृष्ण आडवाणी को इतना सम्मान दिया गया कि उनको भारत रत्न दिया गया, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है। तो वो भारत रत्न, उसकी घोषणा हो गई 3 फरवरी को, और भारत रत्न अब लालकृष्ण आडवाणी को मिल जाएगा। इसलिए इस तरह कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने एक तो कर्पूरी ठाकुर के जरिए ओबीसी का मन जीता, दूसरे आडवाणी जी को भारत रत्न दे करके सवर्ण जातियों और खासतौर पर मंदिर समर्थक लोगों का मन जीत लिया है। आडवाणी जी को हम सबको बधाई तो देनी चाहिए, और इसके काबिल भी हैं। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर ये आपका हमारा वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक जरूर करिए,
कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सब लोगों के हौसले से हम जल्दी ही अपने उस सीमा तक पहुंच गए हैं जो जिसको मान्यता मिल जाती है। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद हम लोग एक ऐसे जगह पहुंच जाएं जब हमारी व्यूअर संख्या, हमारे वॉच आवर सब इतने ज़्यादा हो जाएं कि वाकई हमारा चैनल एक बेहतर चैनल बन जाए। लेकिन इस बेहतरी की उम्मीद आप सब लोगों से ही है। मेरा काम है एंकरिंग कर देना, मेरा काम है बोल देना या मैटर इकट्ठा करना। तो आप सब लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, इस सब के लिए बधाई, नमस्कार।